हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 19 नवंबर 2024 के दो प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को जो हथियार दिए जा रहे हैं, लंबी दूरी के हथियार, उनको रूसी सीमा में भी प्रयोग करने की इजाज़त दी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, ऐसी सूचना आ रही है। और ये कहीं ना कहीं अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि ये रूस यूक्रेन युद्ध में एक रणनीतिक एक नाटकीय बदलाव ला सकता है, जिसको तो कुछ लोग तृतीय विश्व युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध की आहट को रूप में भी देख रहे हैं। और ये अपने कह सकते हो कि निकृष्टतम स्थिति में जाके ये परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्यों ऐसी बातें कही जा रही है, क्यों बदलाव किया जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में, ये क्या अंतर लाएगा, क्या सारी चीज़ें हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि भारत के सबसे उन्नत संचार उपग्रह GSAT-N2 या GSAT-20 को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा, जो कि स्पेस एक्स या एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है उसके द्वारा जो है छोड़ा गया है। इस स्पेस एक्स का अगर फाल्कन 9 देखें तो इस समय वो दुनिया का सबसे सफलतम प्रक्षेपण वाहन है, 99% की एक्यूरेसी है उसकी, और उसके द्वारा भारत का सबसे उन्नतशील संचार उपग्रह को छोड़ा गया है। तो हम इनको भी समझेंगे। इन्हीं थोड़ा दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण है, तो इसलिए दो ही रखे हैं। इन पर आधारित प्रश्न हमारी वेबसाइट पे रहेंगे, PDF भी वेबसाइट पे रहेगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये ATACMS मिसाइल है, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। ये एक अमेरिका की एक हाईली गाइडेड प्रिसाइज मिसाइल है, जो कि 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। अमेरिका द्वारा इसे रूस को दिया गया, यूक्रेन को दिया गया है, लेकिन इन शर्तों के साथ कि इसका इस्तेमाल वह रूसी सीमा में नहीं करेगा। यानी जो रूस उसकी सीमा में आया है, घुस गया है, वहाँ पे तो इसकी करने की इजाज़त थी, लेकिन रूस की सीमा में इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अभी हाल ही में यद्यपि यूक्रेन द्वारा काफ़ी समय से ये मांग की जा रही थी कि उसे जो हथियार दिए जा रहे हैं उसे रूसी सीमा में हमले करने की इजाज़त दी जाए, जिसे ऑफेंसिव डिफेंस कहते हैं, यानी आक्रामक प्रतिरोधकता या आक्रामक सुरक्षा जिसे कहते हैं, वो किया जाए। लेकिन अमेरिकी सरकार द्वारा, अमेरिकी जो बिडेन प्रशासन द्वारा इसको लेकर अनिच्छा व्यक्त की जाती थी, क्योंकि इसके जरिए ये जो संघर्ष है एक नया एस्केलेशन ले सकता है, क्योंकि रूस ने चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है, रूसी सीमा में अगर नाटो के हथियारों का इस्तेमाल होता है, तो ये रूस मानेगा कि वो नाटो से लड़ रहा है और फिर वो उसके अनुसार वो सीधे कार्रवाई करेगा, और उस कार्रवाई का जवाब वह नाभिकीय अस्त्रों से भी दे सकता है, क्योंकि अक्टूबर में उसने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको संशोधित करके उसने ये भी कह दिया है कि कोई भी देश जिसका मदद परमाणु शक्ति संपन्न देश कर रहा है, उसके द्वारा हमारे महत्वपूर्ण सैन्य संसाधनों या बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाता है, तो एक तरह से न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को प्राप्त कर जाएगा, वो रेड लाइन को पार कर जाएगा, और फिर उसके खिलाफ रूस परमाणु अस्त्रों का प्रयोग कर सकता है। ऐसे में अमेरिका द्वारा ये देना, और वो भी तब जबकि चुनाव हो चुका है, वहाँ पे दूसरे राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, जो 50-60 दिन बाद नए राष्ट्रपति की जगह लेंगे, और उनके द्वारा कहा गया है कि वह इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये अगर चीज़ें सही से नहीं चली, जैसा सोच के किया जा रहा, अगर नहीं चली जैसा सोच के क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने यहाँ के संसद में एक विक्ट्री प्लान दिया था, ये उसी का अनुरूप चल रहा है। लेकिन अगर वैसा नहीं चला और पुतिन की बातें सत्य हुई, पुतिन ने अगर वही जो कहा है वही कर दिया, तो ये तीसरे विश्व युद्ध और उससे भी भयानक न्यूक्लियर वार को भी जन्म दे सकता है। और न्यूक्लियर वार के बारे में कहा जाता है कि उसमें कोई नहीं जीतता है, उसमें दुनिया हारती है, मानवता हारती है। आइए देखते हैं क्या मामला है। तो देखिए, मामला क्या है कि राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूक्रेन को अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की मिसाइलों के पहले इस्तेमाल को मंजूरी दी है। हालांकि अमेरिका द्वारा अभी इसके पहले जो एक उसके हथियार दिए गए थे उसको रूसी सीमा में इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था, वो 70-80 किलोमीटर तक जाता था। ये जो दिया गया है, ये लंबी दूरी की मारक मिसाइलों को दिया गया है, जो रूस में गहराई तक और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी मार सकते हैं।
और इसके कारण जो संघर्ष चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच, इसमें एक्सलेशन या बढ़ने की जो है महत्वपूर्ण वृद्धि की ये दर्शाता है। जो दिया जा रहा है, जिसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है, उसमें संभवतः आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दी गई है, लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाई गई सिस्टम है। इसके जरिए ये यूक्रेन पश्चिमी रूस के क्रुक्स क्षेत्र में और उत्तर को जहाँ पे कोरियाई सेना लड़ रही है वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकता है, या क्रीमिया में रूसी सैन्य ठिकानों पर इसका इस्तेमाल कर सकता है, जो कहीं ना कहीं रूस के लिए एक गंभीर रणनीतिक चिंता है और उसके लिए वो जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है, जिसके इस संघर्ष में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, इस निर्णय के परिणाम स्वरूप सैन्य संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। ऐसे जरा हम एक रूपक के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे कोई एक मजबूत बॉक्सर, या आप कह सकते हो कि एक मजबूत व्यक्ति, एक प्रौढ़ व्यक्ति या एक वयस्क व्यक्ति किसी 10-12 साल के बच्चे से, 8-10 साल के बच्चे से लड़ रहा है। रूस की स्थिति वही है, वो लड़ रहा है और उसी तरह से पता है, हालांकि उसको पीछे से काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं। अब एकाएक क्या हो रहा है कि रूस को, उस बच्चे को कुछ लोगों ने घातक हथियार दे दिया है, यानी कि उसको चाकू दे दिया है या तलवार दे दिया है। अब भले वो बच्चा उसी तलवार का प्रयोग रूस भी करेगा, यानी जो वयस्क व्यक्ति है वो भी करेगा, वो बच्चा उसको सक्षम हो या ना हो, लेकिन वह सामने वाले को चोट पहुंचाने में सक्षम हो सकता है। ऐसे में ये लड़ाई का एक नया स्तर हो गया है। आप इसको समझिए कि अब बच्चे के हाथ में, यानी यूक्रेन के हाथ में घातक हथियार आ गए थे। अभी तक उनको उस पर रोक था, यानी उसके प्रयोग की नहीं थी, दिखाने के लिए था कि हमारे पास है, लेकिन अब रूस के अंदर सीमा तक इस्तेमाल करने की छूट अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दे दी गई है। और ऐसे में रूस ने 18 नवंबर को चेतावनी दी कि यह निर्णय आग में घी डालने जैसा है, यानी आग तो जल ही रही थी युद्ध में, उसमें घी डाल दिया गया है, यानी युद्ध और ज़्यादा नाटकीय रूप से परिवर्तित हो सकता है। ऐसे में यह समझना है कि यह जो यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी दृष्टिकोण में बदलाव आया है। अमेरिकी जो है सोच जो रही है कि वो यूक्रेन की मदद तो करता रहा है, अमेरिकी या नाटो यूक्रेन की मदद तो करता रहा है, सहजो सामान से, पैसे से, सब कुछ से, लेकिन वो उस युद्ध को रूस के साथ एक रेड लाइन को पार नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि उसको लगता है कि फिर ये अगर रेड लाइन पार होता है तो नाटो और परमाणु शक्ति संपन्न रूस के साथ सीधा टकराव हो सकता है। और नाटो में देखा जाए तो सिर्फ 3 देशों के पास परमाणु शस्त्र है, यूके है, फ्रांस है और अमेरिका है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये अमेरिका और रूस के साथ सीधे परमाणु जो है खतरे को बढ़ा सकता है। इसी को लेते हुए अमेरिका सब कुछ देता था, लेकिन उसने कोशिश की कि कभी ये चीज़ें रेड लाइन न क्रॉस करें, यानी जो हथियार साजो सामान देता था उसके इस्तेमाल की ये थी कि इसको अपनी सीमा में जो रूस आया है, यानी डिफेंसिव डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करो। हालांकि अभी जो ये दिया गया है, यानी देखा जाए तो ये जो निर्णय लिया गया है, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, जो ब्रिटेन का अब अंतिम समय चल रहा, वैसे भी उनको राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लड़ना था और मात्र 50 दिन बचा हुआ है, ऐसे में उनके द्वारा ये निर्णय लेना, राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद जो चीज़ें आई थी कि ट्रंप ने कहा था कि वह इस हम युद्ध को रोक देगा। ऐसे में लोगों को डर था कि ट्रंप के आने के बाद अगर कोई निर्णायक स्थिति नहीं पहुंचती है तो ये यूक्रेन को एक अप्रिय स्थिति में समझौता करना पड़ सकता है। समझौता इसको रोकने के लिए, यानी ये समझौता, अप्रिय समझौते को रोकने के लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेनी संसद में एक अपना विक्ट्री प्लान दिया था। उसमें 7-8 चरण थे, जिसमें से एक ये भी था कि रूस हम पे हमला कर रहा है, हमारी काफ़ी सीमाएं लिया हुआ है और आगे आने वाले समय में चूंकि अगर संधि भी होती है तो हमें रूस का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हमें अपने पास रख लेना चाहिए कि अगर संधि वार्ता होती भी है तो हम उसे बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या रूस पर ज़्यादा हमले अगर हम करेंगे तो रूस का ध्यान अपनी सीमा रेखा पर होगा, तो हमारे यहाँ से उसका ध्यान कम हो जाएगा, जिससे हम रूस को पीछे खदेड़ सकते हैं। तो ये अंतिम एक तरह से कह सकते हो कि यूक्रेनी जो सत्ता है या यूक्रेन के जो सेना है या यूक्रेन के जो लोग हैं या उसके जो समर्थक हैं, उसका ट्रंप के
सत्ता में आने के बाद इस युद्ध को समाप्त करने की जो उनकी बातें हैं उसको देखते हुए एक अंतिम प्रयास है, इसमें एक ज़्यादा से ज़्यादा रूस को पीछे ढकेल सके या रूस के कुछ हिस्से को कब्जा कर सके, ताकि बार्गेनिंग चिप के रूस को वो हिस्सा, अपना जो यूक्रेन वाला हिस्सा है जो करीब एक चौथाई या एक पांचवा हिस्सा रूस के कब्जे में है यूक्रेन का, उससे पीछे करने के लिए बाध्य किया जा सके। ठीक है, तो अब देखिए इसमें रूस यूक्रेन युद्ध में ATACMS या आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की जो है भूमिका क्या हो सकती है। देखिए जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, इसके इस्तेमाल करने से संघर्ष में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। अभी जैसे हमने बताया कि रूस जो है एक वयस्क व्यक्ति था, उसके पास साजो सामान की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह लड़ाई को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं ले जा रहा था, क्योंकि सामने वाले में उसको जो है वहाँ पे यूक्रेन के पास उस तरह के साजो सामान नहीं थे जो उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसे में लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को जो है अब ये मिलेगी तो यूक्रेन को क्रीमिया में हवाई क्षेत्रों और सैन्य कमांड केंद्रों सहित उच्च मूल्य वाली रूसी सैन्य संपत्तियों को नष्ट करने में सक्षम बना सकता है। और इसमें हालांकि ये सक्षम बना सकता है, लेकिन इसकी चुनौती यह है कि इसके पास जो है स्टॉक सीमित है, लेकिन ये इतनी सटीक अटैक करने में सक्षम है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन एक बेहतरीन संस्था है, बेहतरीन कंपनी है, उसके द्वारा बहुत कुछ बनाया जाता है, युद्ध क्षेत्रों को लेकर डिफेंस की कंपनी है, उसका ये सिस्टम है। तो निश्चित रूप से ये यूक्रेन के सिस्टम से तो बहुत है, यूक्रेन द्वारा अपने स्वदेशी द्वारा उससे ज़्यादा दूरी के हथियारों से हमला किया जाता रहा है रूस की सीमा में, लेकिन रूस को उससे दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारी जो से सटीक हमले करना, और ये इसने निश्चित रूप से रूस को ये चिंता दे सकता है, क्योंकि यह 175 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है और 306 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इसके प्रभाव से देखा जाए तो कुर्स्क क्षेत्र या रूस का कुछ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उस पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों की आवश्यकता क्यों थी। देखिए यूक्रेन का जो विक्ट्री प्लान दिया था यूक्रेन, उसमें यूक्रेन की है कि हम ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे। एक डिफेंस ये है कि भाई उसकी सीमा में हो रहा है, वहाँ पे वो लड़ाई रोकने का काम कर रहा है। यूक्रेन की स्थिति है कि रूस में एक अलग से मोर्चा खोला जाए या रूस को उसके सीमा क्षेत्रों में ही ऐसा हमला किया जाए जिससे उसकी जो सुरक्षा की या बल है या जो उस पर दबाव है यूक्रेन पे, वो अपने सीमाओं को ही बचाने में लगे, जिससे यहाँ पे दबाव कम हो ताकि हम उसको पीछे ढकेल सके। या रूस के कुछ हिस्से को अगर हम कब्जा कर ले तो बाद में वार्ता पे जब बैठना ही है, युद्ध का हल ही शांति के मेज पर होता है, तो जब बैठना है तो हम उसको बार्गेनिंग चिप के रूप में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है भाई आप हमारी सीमा छोड़ दीजिए, हम अपनी सीमा छोड़ दें। क्योंकि यूक्रेन को ये लगता है कि ट्रंप के आने के बाद, जो कि ट्रंप अब जीत भी चुके हैं, जब वो प्लान दिया गया था तो उस समय चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन संभावना थी कि जीत भी सकते हैं। अब तो 100% तय हो गया है कि जीत भी सकते हैं, लेकिन जीत ही गए हैं, लेकिन उनको आना है 20 जनवरी तक। तो यूक्रेन के पास अपना अंतिम है कि 20 जनवरी तक वो जितना कुछ कर सकता है उतना करेगा, क्योंकि उस विक्ट्री प्लान में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा भी कि रूस द्वारा जो ये रेड लाइन की बातें की जा रही है ब्लफ है। पश्चिमी देशों को यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा यह ब्लफ है, देखिए हमने कुर्स्क क्षेत्र उनका ले लिया, लेकिन उसके द्वारा उसका कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, हमें लीथल वेपन्स चाहिए जो उसके गहराई तक जाके हमला कर सके। और ऐसे में निश्चित रूप से इससे एक तो साबित हुआ कि अमेरिका यूक्रेन की सैन्य क्षमता को मजबूत करना चाहता है। अब टाइमिंग का अंतर हो सकता है, लेकिन यह तो तय है कि यह इसको मजबूत करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन काफी समय से, पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये मांग कर रहा है। कुछ तो अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि ये बहुत लेट किया गया है, ये पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि ये हथियार रूस की हवाई शक्ति को कुंद करने और यूक्रेन में अपने सैन्य जमीनी हमले को बनाए रखने की आवश्यक आपूर्ति जो श्रृंखला है उसको कमजोर कर सकता है। ऐसे में यूक्रेन ये चाहता है, लेकिन क्या अमेरिका निर्णय यूक्रेन की दिशा बदल देगा? अब इस पर डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल यूक्रेन द्वारा कैसा किया जाता है या उसे इसकी कितनी सप्लाई की जाती है। देखिए निश्चित रूप से जो ATMS है ये घातक हथियार हैं, प्रिसाइज हथियार हैं, बेहतर हथियार हैं। अगर इनका प्रयोग पूरे रूस में हमले की अनुमति के लिए दिया जाता है
तो निश्चित रूप से रूस को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए अभी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी हम उसके निचले पार्ट, दूसरे पार्ट में देखेंगे, जो आगे पीछे आने वाला पार्ट है, कि कैसे रूस क्या क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, जिससे उसकी जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो काफ़ी जटिल हो जाएगी। अब उसका पूरा ध्यान अपने संसाधनों को बचाने का होगा। अगर ये सिर्फ कुर्स्क क्षेत्र तक ही सीमित हो सकता है तो रूस अपने कमांड सेंटर और वायु इकाइयों को आसपास करके इसमें कोई दिक्कत नहीं आने की बात है। अगर देखा जाए तो पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि ATACMS यूक्रेन को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे सकता है, क्योंकि रूस के द्वारा जो उसका जो हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल प्रयोग किया जा रहा है उससे ये बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि वो 300 किलोमीटर की क्षमता से ज़्यादा का है। ठीक है, तो ऐसे में ये उससे बहुत ज़्यादा बचाव नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये निर्णय ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी, जो उनकी अपनी उन्नत मिसाइल है, उनको भी प्रेरित कर सकता है कि वो उसका इस्तेमाल करने दें। फिर कुल मिला के दबाव रूस पे बन सकता है। जब रूस पे दबाव बनेगा, हालांकि अभी जैसे मैंने देखा कि रूस ने कहा है कि ये आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो रूस क्या क्या जवाबी कार्रवाई करेगा या उसको क्या कर सकता है, तो देखिए वो आक्रामक जवाबी कार्रवाई की वृद्धि की उसकी संभावना देखी जाती है। अगर ये होगा तो रूस से अपेक्षा की जाती है कि वह निवारक और पूर्व प्रतिरोधक रणनीति के रूप में आक्रामक कार्रवाई करेगा। यूक्रेन के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाने से उसकी मिसाइल क्षमताएं कम हो सकती हैं, जबकि कमांड एंड कंट्रोल केंद्रों पर उसको करने से उसको तितर बितर हो जाएगा। लेकिन ये करने के लिए, आक्रामक उपायों को करने के लिए रूस के संभावित परिणाम भी, जोखिम भी उसके बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नया लेवल फील्ड ले जाएगा। साथ ही साथ रूस को अपनी सुरक्षा प्रणाली, वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करना पड़ेगा, जो उसने कई मल्टी लेयर S-400, S-300, S-500, 300 तो चलो लगा ही रखा है। उसमें जो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए क्या कर रहा है, ताकि और भी इसी तरह के जो है प्रणालियों को बुनियादी संरचनाओं पर तैनात करना पड़ेगा। यानी रूस को भी अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और यह क्या करेगा, यह कहीं ना कहीं जो यूक्रेन पे उसके दबाव बढ़ रहे थे, खासतौर से अभी जब कोरिया के 10,000 सैनिक आए हैं, कोरिया द्वारा कुछ मिसाइल सिस्टम दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रूस के बढ़त को बढ़ा रहे थे, क्योंकि रूस को भी पता है कि ट्रंप के आने के बाद उस पर दबाव बनेगा, क्योंकि ट्रंप का सहयोग नहीं हट रहेगा तो फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो रूस भी ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन के हिस्से को अपने कब्जे में करना चाहता है, ताकि वो बफर जोन बना सके, और यूक्रेन चाहता है कि वो रूस को हटा सके या तो रूस के कब्जे को कर सके। तो ये लड़ाई सिर्फ ये 50-60 दिन की लड़ाई है, लेकिन इसके कहीं भयावह परिणाम ना आ जाए, यानी रूस यूक्रेन युद्ध में नाभिकीय हथियारों का दृष्टिकोण न आ जाए, ये एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं कि रूस के राष्ट्र या रूसी जनरल्स को या रूस के राष्ट्रपति को इसका आभास नहीं था, उनको इसका आभास था। इसीलिए अक्टूबर में जब बैठक हुई थी तो 2020 के अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पुतिन ने चेंज किया था। डॉक्ट्रिन को चेंज करने के बाद इसमें कहा कि जो उनकी पूर्ण नकारात्मक सुरक्षा थी, उसके जगह उसने आश्वासन दिया कि खतरे की परिभाषा बदल दी गई। खतरा क्या था कि पहले नाभिकीय अस्त्रों से होगा, अब उसने बदल दिया कि परमाणु शक्ति के समर्थन से किसी भी गैर परमाणु राज्य द्वारा अगर रूस के विरोध आक्रमण शामिल है, यानी कि अब देखा जाए तो भले ये यूक्रेन के लिए नहीं है, लेकिन नाटो के लिए ये है, नाटो और यूक्रेन, क्योंकि उसमें रूस, अमेरिका, यूके और फ्रांस 3 परमाणु शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं यूक्रेन की मदद कर रही। ऐसे में ये लेजिटिमेट उसके पास अर्थ होगा कि वो अपना न्यूक्लियर का जो है इस्तेमाल कर सके, भले टैक्टिकल ही करेगा, लेकिन वो इस्तेमाल करने के लिए जो है ये पहले से ही नीति बदल दी गई है। और कब ये परमाणु हमले कर सकता है, ये जो रेड लाइन जिसे कहा जाता है, थ्रेशोल्ड कहा जाता है, उसमें भी चेंज कर दिया गया। उसमें कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया जा या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में जो उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमला किया गया या जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, तो यह उसके लिए, रूस के लिए परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने का एक कह सकते हो कि रास्ता है। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हो रही है, ये कहीं ना कहीं इस पूरे संघर्ष को अब अगर शांति से, जैसे यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जेलेंस्की को लगता है या उसके पश्चिमी सहयोगियों को लगता है, मतलब नाटो सहयोगियों को लगता है कि रूस संभवतः इतना रिस्क न ले और वो दबाव बन जाए, चीज़ों को पीछे चला जाए या अपनी सुरक्षा में रहेगा, तब तक वो पीछे चला जाएगा। इसके बाद ट्रंप आते भी हैं, बातचीत भी होगी, तो बहुत ज़्यादा यूक्रेन को खोने के लिए नहीं रहेगा, या कम से कम हम यूक्रेन को दिखा देंगे कि अमेरिका उसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर रूस ये जो इसका अपना डॉक्ट्रिन चेंज किया है, अगर इसके जरिए वो रिप्लाई कर दिया,
तब वो स्थिति बदल सकती है जहां पे तृतीय विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि विश्व युद्ध वही है कि ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश शामिल हों या जिसका प्रभाव पूरे दुनिया पे डिवास्टेटिव। तो अगर परमाणु बम होता, परमाणु बमों से हमला होता है, तो उससे बड़ा तो विश्व युद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। दो ही शक्तियाँ लड़ जाए, पूरे दुनिया को उससे, पूरा दुनिया उससे तबाह होने का खतरा हो सकता है। और उसमें से रूस जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, 5000 से ज़्यादा है, अमेरिका है, अमेरिका ब्रिटेन लगभग बराबर हैं और इतने हैं कि इस पूरी धरती को कई बार तबाह कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों पक्षों द्वारा, यानी यूक्रेन के द्वारा भी रूस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं किया जाएगा, अपने डिफेंस के लिए ही किया जाएगा, और रूस के द्वारा भी इनका जवाब बैलिस्टिक मिसाइल से या परंपरागत हथियारों से ही दिया जाएगा, न कि परमाणु हथियारों से। ये उम्मीद ही केवल कर सकते हैं, बाकी जो भी होगा वो भविष्य के गर्थ में है, उसकी कुछ बता नहीं सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। फॉल्कन 9 रॉकेट, ये एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसका एक रॉकेट है। और ये रॉकेट देखा जाए तो इसने 396 प्रक्षेपण किया है, जिसमें से 392 में सफल है, यानी 99% इसकी सफलता दर है। इसके द्वारा जो है भारत के सबसे उन्नत संचार उपग्रह GSAT-N2 या GSAT-20 को जो है सफल प्रक्षेपण किया गया है। उसे जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट में जो है या GTO में इसको छोड़ा गया है अमेरिका द्वारा। आज रात में 12:01 पे 19 तारीख को 12:01 पे इंडिया समय के अनुसार उसे छोड़ा गया है और वो सफलतापूर्वक उसका प्रक्षेपण हो गया है। ऐसे में ये जो प्रक्षेपण है कई मायने में पहला है, क्योंकि ये जो उपग्रह भेजा जा रहा है ये भारत का पहला ऐसा संचार उपग्रह है जो हाई आवृत्ति का का बैंड का इसमें है, केवल का बैंड का है। ये डिमांड ड्रिवन है, हालांकि ये दूसरा डिमांड ड्रिवन है। पहला डिमांड ड्रिवन GSAT-24 है जो टाटा प्ले यूज कर रहा है। ये एलन मस्क की कंपनी द्वारा पहली बार छोड़ा गया है कोई भारतीय उपग्रह। दूसरा ये है कि ये NSIL द्वारा एलन मस्क के साथ ये पहला उपग्रह छोड़ा जा रहा है। तो ये कई तरह की चीज़ें पहली है, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपग्रह क्या है, उसके बारे में जानेंगे और फाल्कन 9 रॉकेट के भी बारे में जानेंगे जिसके द्वारा ये छोड़ा गया है। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो भारत का सबसे उन्नत संचार उपग्रह GSAT-N2 या GSAT-20 को 19 नवंबर 2024 की सुबह स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये फ्लोरिडा के केप कनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसे छोड़ा गया है और फाल्कन 9 ने GSAT-N2 को जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित किया है। GTO एक होता है जैसे इसमें GTO और GSO या GEO, जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट बोला जाता है, और ये है GTO, जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट। दोनों में अंतर है क्योंकि एक वो GSO वो है, वो 35,786 या लगभग 36,000 किलोमीटर की रेडियस वाली एक पृथ्वी की कक्षा है, जिसमें अगर कोई उपग्रह जहां पे छोड़ दिया जाता है तो उसका जो परिभ्रमण काल है और जो पृथ्वी का परिभ्रमण काल है, उसका जो परिचक्रण काल है वो बराबर होता है। यानी उसे अगर छोड़ दिया जाए तो वो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वो भी ऐसे घूमता है, तो ऐसे में वो पृथ्वी पर एक जगह स्थापित रहता है। ऐसे में संचार उपग्रहों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर है। उतनी ऊंचाई पर डायरेक्ट छोड़ने के लिए तो अभी कोई उपग्रह नहीं है ना, और उसमें बड़े उपग्रह ही छोड़े जाते हैं। ऐसे में एक प्रयोग किया जाता है कि एक पृथ्वी में ही स्पेस बहुत सारे साइंस है उसका प्रयोग किया जाता है, पृथ्वी की कक्षी गतियों का। एक GTO है, एक एक्लिप्टिकल या दीर्घकाल कक्षा है। यानी जैसे देखिए हम आपको बताएं कि ये पृथ्वी हो गया, ये 36,000 किलोमीटर पे अप्रॉक्स 35,786 है। ये GSO हो गया या इसी को GEO बोलते हैं, जिसमें संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और एक उपग्रह, एक कक्षा यहाँ से ऐसी घूम रही है जो इतनी ऊंचाई पे नहीं, यहाँ पे, यानी ये इधर कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये यहाँ से तो चलती है, यहाँ से ये पृथ्वी के बहुत पास से चलती है। तो आपको उपग्रह को यहाँ छोड़ने की बजाय यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर GTO है, ये यहाँ 200 किलोमीटर है और यहाँ पे 36,000 किलोमीटर या 35,786 किलोमीटर है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। फिर ये जब यहाँ पहुँचता है तो इसको थोड़ा सा बूस्ट दे दिया जाता है और फिर ये GSO में स्थापित हो जाता है। तो ये उसमें GTO में छोड़ा गया है।
अगर हम इस उपग्रह के बारे में देखें तो ये पहले देखें तो ये एलन मस्क के स्पेस के साथ स्पेसएक्स जो उसकी कंपनी है, भारत का पहला सहयोग है। यह पहली बार है कि इसरो ने अपने वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाई है, जो इसरो की ही एक कंपनी है। इसरो के तहत ही कंपनी है जो वाणिज्यिक काम करती है, उपग्रह बनाने के लिए, छोड़ने के लिए प्राइवेट जो है प्लेयर को देती है। उसके द्वारा स्पेसएक्स रॉकेट पर एक उपग्रह को यह लॉन्च किया गया है। अगर हम इस उपग्रह के बारे में देखें तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और यह एक का बैंड का हाई थ्रूपुट संचार उपग्रह है, STS उपग्रह है। GSAT N2, GSAT माने जियो सिंक्रोनाइज जो है सैटेलाइट है। यह N2 NISCL द्वारा दूसरा डिमांड ड्रिवन उपग्रह, डिमांड ड्रिवन यानी कोई कंपनी जो मांग करती है उसके लिए उपग्रह बनाया गया है। पहले क्या होता है कि उपग्रह छोड़ा जाता तो उसमें विभिन्न सारी कंपनियां अपना लीज पे लेती थी, इसमें निजी क्षेत्र के लिए ही यह पूरी तरह से उपग्रह है और ये इसरो का सबसे परिष्कृत संचार उपग्रह है। इससे बेहतरीन संचार उपग्रह अभी इसरो द्वारा या NSIL द्वारा नहीं छोड़ा गया है। ये भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं को और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी, फ्लाइट के दौरान भी जो है कनेक्टिविटी है वो उपलब्ध कराएगी। 4700 किलोग्राम के लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान वाले GSAT N2 का मिशन जीवन 14 साल है, 14 साल तक ये रहेगा। इसे GSAT N2 या GSAT 20 भी कहा जाता है। अगर देखें तो इसमें 22 उपयोगकर्ता बीम से सुसज्जित है, 8 नॉर्थ ईस्ट के लिए रहेंगे, 24 पूरे भारत के लिए रहेंगे। मतलब नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा बाहर है, पूरे भारत के लिए रहेंगे। और इस 3200 बीम के लिए जो है स्पॉट पॉइंट जो है वो मेनलैंड भारत के विभिन्न सारे जो सब स्टेशन हैं वहाँ से ये जुड़े रहेंगे। इसमें ये का बैंड की आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह है कि जिसमें सारे का बैंड वाले ही उपग्रह हैं जो उच्च आवृत्ति यानी 27 से 40 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर चलता है। और इसका STS या हाई थ्रूपुट सेटेलाइट भी इसका बहुत ज़्यादा है, वो 47 Gbps तक ये चलता है और इससे ये उच्च बैंडविड्थ का जो है क्षमता ये प्रदान करती है। NISCL का मांग संचालित उपग्रह योजना, क्योंकि ये दूसरा है, 2020 में जो है केंद्र सरकार द्वारा एक अंतरिक्ष कार्यक्रम घोषित किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि NSCIL या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उपयोगकर्ता की सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मांग संचालित मोड में या ड्रिवन मोड में उपग्रहों का निर्माण करेगी, प्रक्षेपण करेगी, उसकी स्वामित्व रखेगी या संचालन करेगी। पहला छोड़ा गया था जून 2022 में GSAT 24, जिसका उपयोग टाटा प्ले, जिसका पहले टाटा स्काई के नाम से किया जाता है, पूरी तरह से उसके द्वारा किया जा रहा है। अब यह दूसरा GSAT 20 या GSAT N2 छोड़ा गया है। अगर हम फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में देखा जाए तो यह इस समय यह ऐसा रॉकेट है, एक तरह से देखा जाए SpaceX, एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, कि इसके द्वारा 396 प्रक्षेपण किया गया है, जिसमें से मात्र 4 असफल हुआ है। और उसमें भी देखा जाए तो उसका जब रीयूज वाला आता है, री एंट्री वाला आता है, उसमें है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इसकी सफलता दर 99% है, जितना कि किसी के द्वारा नहीं। और पिछले साल या इस साल कह सकते हो कि इस फाल्कन 9 ने इतने प्रक्षेपण कर डाले हैं, इतने मिशन कर डाले हैं, जितना दुनिया की कोई देश नहीं कर पाया है अकेले इस फाल्कन 9 रॉकेट ने। और इसके द्वारा तो अभी SpaceX द्वारा इसी रॉकेट का जो री एंट्री वाला चरण है उसको अंतरिक्ष से कैच किया गया है, जिसकी तारीफ प्रेसिडेंट इलेक्टेड US डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है। देखिए ये 2 चरणों वाला रॉकेट होता है। एक चरण, पहला चरण होता है उसमें 9 मर्लिन इंजन लगा होता है। ये SpaceX का मर्लिन इंजन है जो कि लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करता है और जो है रॉकेट ग्रेड किरोसिन का प्रयोग करता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन मर्लिन जो है 9 लगा रहता है नीचे की तरफ, जो उसको धक्का देकर ऊपर ले जाता है। और ऊपरी चरण में एक मर्लिन वैक्यूम इंजन लगा रहता है जो कि पेलोड को कक्षा में स्थापित करता है। ये एक साथ एक से ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है, इसलिए वो इंजन कई बार चालू हो सकता है, बंद हो सकता है। और वो जो दूसरा चरण है वो रियूजेबल नहीं है। बाकी के जो 9 इंजन हैं वो वापस धरती पर आ सकते हैं, उनको उपयोग किया जा सकता है और पुनः उनका उपयोग किया जा सकता है, जिससे देखा जाए तो यह एक दुनिया का पहला ऑर्बिटर क्लास पुनः प्रयोज्य रॉकेट है कि ऑर्बिट में भी छोड़ता है और वहां से वापस ये ले भी लेता है। चूंकि इसमें से जो ज़्यादातर 9 इंजन वापस आ जाते हैं, उसमें पुनः तेल जो है प्रणोदक भर के या थोड़ा बहुत सही करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे प्रक्षेपण लागत इससे काफ़ी कम हो जाती है। यह रॉकेट भू स्थिर कक्षा यानी GTO में 8300 किलोग्राम,
निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में जो है 22,800 किलोग्राम, और ये तो कहता है कि मार्स तक 4600 किलोग्राम पहुंचा सकते हैं, लेकिन खैर अभी मार्स तक पहुंचाने की ज़रूरत इसमें नहीं आई है। फाल्कन रॉकेट द्वारा 396 लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से 99% सफलता रही है, और इसके एक रॉकेट की औसत लागत जो है $70 मिलियन या लगभग 560 करोड़ 570 75 करोड़ रुपए के आसपास आता है। क्यों? क्योंकि यह रीयूजेबल वाला जो पहला चरण में प्रयोग करता है, उसके कारण इसकी लागत घट जाती है। और यह देखा जाए तो इस समय निजी क्षेत्र में और भी रॉकेट प्रक्षेपण है, लेकिन ओवरऑल जितने भी रॉकेट हैं उसमें से इसकी सफलता दर को सबसे बेहतर माना जाता है। तो ऐसे में आज हमारा दोनों जो है पार्ट पूरा हो गया, दोनों जितना हमें पढ़ना था। इसके नोट्स आप बनाइएगा। इससे जुड़े प्रश्न जो है हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, पीडीएफ भी वेबसाइट पे रहेगा, जहाँ से आप जाके इसको पीडीएफ भी ले सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स में कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।